तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आज मैं बैठा था तो बैठे बैठे कुछ जहन में चीज़ें आई, जैसे मैं कहानी सुनाने से पहले कुछ अपडेट वगैरह दे देता हूँ। अब हालांकि ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता, तो मैं भी मेजोरिटी के साथ ही जाता हूँ। लेकिन अपडेट देने के दौरान कई चीज़ें ऐसी हैं जो यूट्यूब के लिए मुश्किल हो जाती हैं। जैसे अगर कोई घटना के बारे में मैंने जिक्र किया तो फिर उससे संबंधित फ़ोटोग्राफ्स, उससे संबंधित वीडियोग्राफ ये आपके सामने रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए ताकि आप लोगों को पूरा यकीन हो जाए। लेकिन अब रखने में एक दो दिक्कत ये है कि कभी कभार कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती है बीच में, और कभी कभार कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जिनका सोर्स बहुत लिमिटेड होता है, यानी वो वीडियोस कुछ ही लोगों के पास होते हैं, कुछ एक लिमिटेड जगहों पे होते हैं, तो वहाँ से उन वीडियो को ख़रीदना पड़ता है। हालांकि ख़रीदने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ख़रीदने से लेके परमिशन मिलने तक, कॉपीराइट की जो परमिशन है वो मिलने तक कभी कभार जो टाइम है वो बहुत लंबा लग जाता है। तो लंबा टाइम लगने की वजह से अब 2-3 दिन बाद उस घटना के बारे में जिक्र करना, तब तक तो आप लोगों के पास न जाने कहाँ से वो चीज़ें आ जाएंगी। और एक यूट्यूबर को छोड़िए, लेकिन अगर एक कायम रिपोर्टर के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ, आप सबके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं खुद को आगे रखना भी चाहिए, हर चीज़ को खुद कवर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप आलस करेंगे इस फील्ड में तो आपसे आगे बहुत लोग निकल जाएंगे। तो फिर इन्हीं चीज़ों को सोचने के बाद मैंने एक फ़ैसला लिया कि यूट्यूब पे तो दिक्कत है, यूट्यूब पे ज़्यादातर परमिशन वगैरह का मामला फंस जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं बड़े आराम से बना सकता हूँ क्योंकि वहाँ कॉपीराइट नहीं आता। तो कई ऐसी फ़ोटोज़, कोई ऐसे वीडियोज़ जो ट्विटर के माध्यम से किसी ने इंस्टाग्राम पे भेज दिया, उस माध्यम से मैं उसके बारे में रिसर्च करके आपको 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर रील के माध्यम से उसके बारे में बता सकता हूँ। जैसे एलवीस यादव का मैटर हुआ, या फिर ये जो अभी नीतीश कुमार ने बोल दिया वो मैटर हुआ, तो उसके बारे में 30 मिनट का वीडियो बनाना और फिर वो तमाम चीज़ें करने से अच्छा है कि 30 सेकंड 40 सेकंड में बता के पूरा जो कंक्लूजन है वो आपके सामने रख दिया जाए। तो अगर आपको भी आइडिया अच्छा लगा हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़िए, उस पर फॉलो कीजिए। वैसे फॉलो कहना गलत होगा, कोई मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, आप लोगों से बहुत छोटा हूँ, तो आप लोग उस पर जुड़िए और प्यार दीजिए। अगर पसंद आए तो समर्थन कीजिएगा, कमी लगे तो आप लोग बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, लेकिन एक बार मौका ज़रूर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे भी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही डिस्प्ले पे भी मैं लिंक लगा दूंगा, तो आप लोग चाहे डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, चाहे डिस्प्ले पे देके, या फिर इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट प्रखर टू क्राइम सर्च करेंगे तो मेरा जो चैनल है, मेरा जो पेज है वो आ जाएगा, तो आप किसी भी माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। खैर, ये तो रही एक औपचारिक बात। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं, जिसके लिए आपने वीडियो खोला है। तो आज की कहानी के बारे में बस इतना कहूँगा कि हम लोगों के जहन में एक बहुत गंदी सी कहावत भर दी गई, और उस कहावत को हम लोग सदियों से ढोते आ रहे हैं, और कहावत है कि इश्क और जंग में सब जायज़ है। लेकिन ये बात सरासर गलत है। ना तो इश्क में सब जायज़ है और ना ही जंग में सब जायज़ है। लेकिन अब ये चीज़ जब भर दी गई तो हम लोग और बाकी ऐसे लोग जो इश्क में है और जंग में है, तो फिर वो सब जायज़ समझ लेते हैं और कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिसमें ना तो उनका फ़ायदा होता है ना किसी और का फ़ायदा, लेकिन बहुतों का बहुत नुकसान हो जाता है। और आज की कहानी ऐसी एक घटना पर आधारित है। कहानी गुजरात की है। गुजरात में एक ज़िला लगता है कच्छ जिला, और कहानी इसी कच्छ ज़िले में रहने वाली एक 87 साल की बूढ़ी महिला जिसका नाम था जेठी गामा, उसकी है। दरअसल बात इसी साल 2023 की है। साल 2023 में इसी गुजरात के इसी कच्छ ज़िले में, इसी एक कस्बा लगता है भचाऊ कस्बा, इसी कस्बे में एक 87 साल की महिला जेठी गाला रहती थी। जेठी गाला के 2 बच्चे थे। अब 80-87 साल इसकी उम्र, तो बच्चों की भी शादी हो चुकी थी, उनके भी बच्चे हो चुके थे, लेकिन उनके बच्चों की जो ज़िंदगी थी वो गुजरात में नहीं थी। यानी वो लोग मुंबई में रह के अपने काम को, अपने धंधे को संभाल रहे थे, वहीं पे बीवी थी, वहीं पे उनके भी बच्चे थे। अब घर पे अकेली जेठी गाला यहीं पे वो रहती, जैसे तैसे करके खाना वगैरह बनाती, खाती। आसपास के कुछ और लोग थे, वो भी अब परिवार के नाते सपोर्ट करते हैं। परिवार के और भी सदस्य थे जो आसपास रहते। बहरहाल जैसे तैसे करके जेठी गाला की जो ज़िंदगी है वो गुजर रही थी। मौत एक तरह से सर पे खड़ी थी। 87 साल उम्र हो चली थी। तब भी जेठी गाला अपने परिवार के लोगों से काफ़ी खुश थी। परिवार में ना कोई झगड़ा था, ना कोई कलह थी, ना ही कोई दिक्कत, ना कोई परेशानी। सारी चीज़ें चलती रही, उम्र भी धीरे धीरे ढलती रही। और बात आ जाती है अक्टूबर-नवंबर महीने की, यानी इसी साल की इसी अक्टूबर-नवंबर महीने की बात है। अचानक से एक दिन जब आसपास के लोग सुबह सुबह उठते हैं, तो उठने के बाद देखते हैं कि जो जेठी गाला है उसके घर का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है। अब घर का दरवाज़ा जब खुला देखा तो आसपास के जो लोग जेठी गाला के पास बैठते थे उससे बातचीत करते हैं, तो उन्हें लगा कि आज जो दादी हैं बड़ी सुबह उठ गई। अब जिज्ञासावश उन लोगों ने घर के अंदर प्रवेश कर लिया।
अब घर के अंदर दाखिल होते हैं तो दौड़ने के बाद देखते हैं कि जो जेठी गाला है वो घर में नहीं है। अब एक 87 साल की महिला और सुबह सुबह घर में नहीं है। आसपास के लोग थोड़ा हैरान हुए। बहरहाल उन्हें लगा कि हो सकता है मंदिर वगैरह चली गई हों या फिर अड़ोस पड़ोस में किसी के घर चली गई हों। उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। अपने अपने कामों पे सब लोग बिजी हो गए। उसके बाद 1-2 घंटे और गुजर गए। अपने अपने कामों पे सब लोग जा रहे हैं। 9 साढ़े 9 बज गए। इधर जब अपने अपने कामों पे सब लोग जा रहे थे तो फिर देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ। फिर सब लोगों ने घर के अंदर झांका, जेठी गाला को आवाज़ दिया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। आसपास के लोगों से उन लोगों ने पूछा भी कि क्या जेठी गाला का कहीं कुछ पता है, किसी के घर गई है क्या। अब ये चीज़ जब आसपास के लोगों से, पड़ोसियों ने पूछा, परिवार के बाकी जो लोग थे उन्होंने पूछा, तो सब ने एक सुर में कहा कि नहीं, हमने आज सुबह से जेठी गाला को नहीं देखा। अब धीरे धीरे जब सूरज चढ़ने लगा, एक बार 8 बजे सब लोगों ने देखा, फिर 9:30 बजे देखा, फिर 10 बजे देखा, और जब दोपहर होते होते जेठी गाला का कहीं कुछ पता नहीं चला तो कहीं ना कहीं अब पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी। एक 87 साल की बूढ़ी दादी कहाँ चली गई। सारे लोग परेशान होकर अब ढूंढने निकलते हैं। आसपास के घरों में जाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन जेठी गाला का कहीं से कुछ भी पता ना चला। सारे लोग परेशान होते हैं, सारे लोग हैरान होते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। भटकने के दौरान अब तरह तरह के जहन में ख्याल आ रहे कि कहीं बूढ़ी दादी घर छोड़ के चली तो नहीं गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिमाग में कुछ आया हो, कहीं चली गई हो किसी रिश्तेदार के यहाँ। अब ये तमाम चीज़ आसपास के लोग सोच रहे हैं। इधर परिवार के लोग अब जब परेशान हुए और पूरे गांव में, पूरे कस्बे में कहीं जेठी गाला का कुछ पता नहीं, तो फिर उन्हें लगा कि हो सकता है कि किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई हो। अब रिश्तेदारों से भी पूछताछ हुई, लेकिन किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जेठी गाला गई ही नहीं थी। देखते देखते शाम हो गई, और शाम होते होते तो पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गई कि एक 87 साल की बूढ़ी दादी, जो एक तरह से उठने बैठने में भी असमर्थ थी लगभग, वो अचानक से अपने घर से गायब हो गई। मुंबई में जो बच्चे थे उन तक खबर गई, वो लोग भी परेशान। फ़ौरन कुछ लोगों को भेजा कि जाओ देखो। वो लोग भी आते हैं, उनको भी कुछ खबर नहीं लगती। सारे लोग खोज रहे हैं, सारे लोग पता कर रहे हैं, जेठी गाला का कहीं कुछ पता चल नहीं रहा। इत्तेफाक से अब जब पता नहीं चला तो इसी बीच कुछ लोगों ने कहा कि चलते हैं और पुलिस कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। इसके बाद जो पड़ोसी थे और आसपास के जो लोग थे वो चले जाते हैं पुलिस स्टेशन, और 87 साल की इस जेठी गाला का जो एक मिसिंग कंप्लेन है वो थाने में देते हैं। अब पुलिस स्टेशन में जब कंप्लेन दर्ज हुई, अब मामला अगर किसी जवान इंसान का हो तो पुलिस वालों को लगता है कि कहीं गया होगा, लेकिन अब 87 साल की एक बुजुर्ग महिला, और अगर मानसिक रूप से सही है और परिवार में कोई कलह नहीं, तो कहाँ चली गई। बहरहाल पुलिस वाले आते हैं। आने के बाद अब जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले पड़ोसियों से पूछा कि क्या इस महिला का परिवार में कुछ अनबन था क्या। आमतौर पे ऐसा होता है कि बुजुर्ग दादी हैं, उनको किसी ने कुछ बोला, वो गुस्से में निकल गई, निकलने के बाद किसी बस स्टेशन पे, किसी रेलवे स्टेशन पे मिलती हैं। लेकिन जब पड़ोसियों ने कहा कि नहीं, इनके जो बच्चे हैं मुंबई में रहते हैं, टाइम से पैसे भी भेजते हैं, बाकी काफ़ी खुश हैं, किसी से कोई दिक्कत तो हम लोगों को नहीं पता। इसके बाद फिर ये पूछा कि क्या किसी रिलेशन में कोई फंक्शन वगैरह तो नहीं। सब ने फिर मना कर दिया कि नहीं, और फंक्शन भी होता तो बाकायदा परिवार वालों के साथ जाती, अकेले क्यों जाती। अब ये 2 चीज़ें जब क्लियर हुई कि जो महिला है अपनी मर्जी से नहीं गई, तब पुलिस वालों ने इस तरीके से पता करना शुरू किया कि क्या महिला को कोई किडनैप तो नहीं कर ले गया, या फिर कोई हादसा तो नहीं हो गया। पहला जो शक था वो लूट और चोरी पे गया। पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल हुए, घर के एक एक चीज़ों को बाकायदा चेक करते हैं। चेक करने के दौरान ना तो कोई सामान गायब मिला, ना ही घर में कोई चीज़ अस्त व्यस्त मिली, यानी कोई चोरी का भी मामला नहीं था। अब पुलिस वाले जब ये तमाम तहकीकात कर रहे थे और ना तो कहीं से कोई सबूत मिल रहा, ना कहीं से कोई सुराग, तो फिर आसपास के लोग भी परेशान, पुलिस वाले भी परेशान कि ये कैसा मामला है और ये 87 साल की महिला कहाँ गायब हो गई। पुलिस वाले अपने जांच पड़ताल का जो दायरा है आगे बढ़ाते हैं। बच्चों से भी पूछताछ किया, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। इधर पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते हैं, छानबीन करते रहते हैं, वक्त गुजरता रहता है। लेकिन इसी दौरान एक पड़ोसी पुलिस वालों के पास आता है और आने के बाद कहता है कि साहब, जो मेरा घर है उस घर में मैंने कैमरा लगाया है, और कैमरे का जो फोकस है वो इस घर की, यानी जो जेठी गाला का घर है उसकी तरफ है। तो ये श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन अगर एक बार इस कैमरे को चेक किया जाए तो हो सकता है कि कुछ मिल जाए, क्योंकि अगर कहीं गई होगी तो चांसेस है कि मेरे कैमरे में कैद जरूर हुई हो। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद एक तरह से उनकी आंखों में चलो इतना जांच पड़ताल किया, कहीं से कुछ मिला नहीं, बस अड्डा छान लिया, रेलवे स्टेशन छान लिया, आसपास के लोगों से पूछ लिया, सारी चीज़ें कर ली।
अब कैसी खुशनसीबी है कि एक आदमी खुद आ रहा है, कह रहा है कि मेरे घर में कैमरा है। पुलिस वाले जाते हैं और जाने के बाद उस घर के कैमरे को जब चेक करते हैं तो कैमरे में भी जेठी गाला कहीं निकलती हुई नहीं दिखाई देती, लेकिन एक चीज़ दिखाई देती है। दरअसल एक लड़का जो बाकायदा हुडी पहना हुआ, फेस को कवर किया हुआ था, वो जेठी गाला के घर से निकलता हुआ दिखाई देता है और उसके हाथ में एक ब्लू कलर का ट्रॉली बैग था। अब एक ब्लू कलर का ट्रॉली बैग और मुंह कवर, तो पुलिस वालों को लगा कि इसका मतलब ये आया था और इसने ही कुछ किया है। लेकिन अब ये लड़का कौन है, क्योंकि फेस तो कवर था और सुबह का मौसम थोड़ा सी धुंध, तो पहचान ज़्यादा हो नहीं पाई। अब पुलिस वाले इस ट्रॉली के पीछे पड़ते हैं। ट्रॉली के पीछे पड़ने से पहले आसपास के लोगों से पूछताछ कि इसको कोई जानता है, सबने मना कर दिया। अब पुलिस वाले कड़ी दर कड़ी जोड़ते हैं, यानी इसके बाद कौन सा कैमरा पड़ेगा, इसके बाद किसके घर में कैमरा है, और ये तमाम कैमरे खंगालते खंगालते अंत में चले जाते हैं। कैमरों का पीछा करते करते, कड़ी जोड़ते जोड़ते, जिस जिस कैमरे में वो लड़का कैद हुआ, इसको जोड़ते जोड़ते एक कॉम्प्लेक्स है, विशाल कॉम्प्लेक्स, वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद एक गैस एजेंसी थी जिसके मालिक का नाम था गणेश। जो लड़का था इस गैस एजेंसी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद कैमरा बंद, नज़रों से ओझल। अब पुलिस वालों को लगा कि हो सकता है इस गैस एजेंसी के पास आया हो। पुलिस वालों ने गैस की एजेंसी का जो मालिक था गणेश, उसको बुलवाया और कहा कि आपकी गैस एजेंसी की हमें तलाशी लेनी है। अब गणेश जब ये बात सुनता है तो कहता है कि साहब जो चाबी हो तो मेरे बेटे राजू के पास है। पुलिस ने कहा कि राजू को फ़ोन लगाओ। गणेश ने राजू को फ़ोन लगाया, राजू का फ़ोन लगा नहीं। अब जब राजू का फ़ोन नहीं लगा तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि एक काम करते हैं, ताला तोड़ते हैं। इसके बाद पुलिस वालों ने उस गैस एजेंसी का ताला तोड़ा और जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं तो अंदर वही ब्लू कलर की सूटकेस, यानी जो ट्रॉली बैग थी, वो रखी हुई थी। आनन फानन में फ़ौरन उस सूटकेस को पुलिस वाले कब्जे में लेते हैं और उसको जैसे ही खोलते हैं अंदर 87 साल की जेठी गाला बंद पड़ी थी। फ़ौरन सांसें चेक की गई, नब्ज़ टटोली गई, लेकिन इतनी देर में जेठी गाला की मौत हो चुकी थी। यानी कोई ऐसा शख्स था जो जेठी गाला के घर में गया और जाने के बाद उसने जेठी गाला का कत्ल करके उसकी लाश को ट्रॉली में लाके यहाँ छोड़ दिया। अब ये तमाम चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं और साथ ही सारी चीज़ें देखते हैं तो बड़ा अजीब मामला कि एक 21-22 साल का लड़का जो कैमरे में कैद है, जिसको कोई जानता नहीं, ना परिवार के लोग ना आसपास के लोग, वो ऐसे कत्ल करके लाश को एक अच्छे खासे कॉम्प्लेक्स में क्यों ला के छोड़ेगा। सवाल कई थे, जवाब कोई नहीं। इधर चूंकि राजू के पास चाबी थी तो फिर राजू की तलाश शुरू हुई और जब राजू की तलाश शुरू हुई उसके नंबर को सर्विलांस पे लगाया गया तो राजू एक लड़की के साथ गिरफ्तार हो जाता है। लड़की का नाम था राधिका। अब जैसे दोनों गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार होने के बाद सीसीटीवी कैमरे में जो लड़का कैद हुआ था वो और राजू की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उन तीनों चीज़ों को, सारी चीज़ों को जब मिलाया जाता है तो सारी चीज़ें मैच कर जाती हैं और जैसी मैच करती हैं मामला साफ हो जाता है कि 87 साल की जेठी गाला का कत्ल किसी और ने नहीं, राजू ने ही किया था। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्यों और क्या वजह रही होगी और कैसे किया। तो इसके बारे में जब राजू से पूछताछ हुई तो राजू ने जो कुछ कहा और जो कुछ कहानी सुनाई, उसे सुनने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल राजू जब 19 या 18 साल का था, इसी दौरान उसके एक रिलेशन में एक फंक्शन पड़ा था। फंक्शन में वो जाता है, जाने के बाद वहीं पे अपना एंजॉय करता है। हाई स्कूल और 12th का एग्ज़ाम उसने जस्ट पास किया था। 12th का एग्ज़ाम पास करने की वजह से परिवार वालों ने उसको अच्छी खासी छूट दे रखी थी। अपना घूमता फिरता एंजॉय करता। इसी दौरान जब वो उस फंक्शन में जाता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। अब लड़की से मुलाकात हुई, उसकी उम्र भी लगभग सेम 18-19 साल। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लड़की इसको देख के स्माइल करती है, लड़की को देख के स्माइल करता है और दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब पसंद हुआ, एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज हो गया और नंबर एक्सचेंज होने के बाद एक दूसरे के साथ अब बातचीत शुरू हो गई। अब जब बातचीत शुरू हुई तो दोनों ने एक दूसरे के साथ अब प्रेम संबंध बना लिया। आलम यह हुआ कि उस दिन बाद जो लड़की थी जिसका नाम था राधिका और राजू, दोनों एक दूसरे के साथ अब शादी करने को तैयार हो गए। ये हो गया कि जिएंगे तो तुम्हारे साथ, मरेंगे तो तुम्हारे साथ। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और जब बात आगे बढ़ी और दोनों को लगा कि एक दूसरे से शादी करनी है तो फिर दोनों ने सोचा कि अब अपने अपने माँ बाप से बात कर लिया जाए। राधिका ने अपने माँ बाप से बात की, राजू ने अपने माँ बाप से बात की। लेकिन जैसे ही दोनों ने अपने माँ बाप से बात की, दोनों ही माँ बाप भड़क गए, क्योंकि दोनों रिश्ते में भाई बहन लगते थे और ये शादी पॉसिबल नहीं थी। फ़ौरन माँ बाप नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि दोनों भाई बहन हो, तुम लोगों की शादी नहीं हो जा सकती और किसी भी कीमत पे करना मत और आगे का कुछ सोचना मत, नहीं तो बहुत बदनामी होगी।
इसके बाद से राधिका के ऊपर भी नकेल कसी जाने लगी और राजू को भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जाने लगा। मोबाइल वगैरह भी छीन लिया गया। अब ये दोनों लोग परेशान, शादी भी करनी थी, परिवार वाले मान भी नहीं रहे। जहन में आया कि भाग चलते हैं, लेकिन फिर यही था कि भाग के जाएंगे कहाँ, कुछ दिन बाद परिवार वाले खोज लेंगे, ये भी जहमत। तो फिर ऐसे ये लोग सोच रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे कि अगर कभी ऐसा हो कि दुनिया को ये लगे कि जो राधिका है वो मर चुकी है, तो राधिका के मरने के बाद अब राधिका जब मर गई तो कोई खोजेगा ही नहीं, तो फिर आज का चाहे जहाँ रहे, यानी अब राधिका मर गई तो फिर वो चाहे जहाँ रहे, किसी को क्या मतलब। तो फिर सवाल यही उठा कि राधिका मरेगी कैसे। तो फिर इसके लिए इन लोगों ने सोचा कि राधिका तो नहीं मर सकती, लेकिन राधिका के जैसी तो कोई मर सकती है, जिसे हम बाद में बता दें कि राधिका ही है, तो फिर मामला आसान हो जाएगा। तो फिर यहीं से राधिका जैसी किसी लड़की की तलाश शुरू हुई। अलग अलग लड़कियों को इन्होंने सिलेक्ट किया, अलग अलग लड़कियों को इन्होंने देखा, किसी की हाइट ज़्यादा, किसी की पर्सनालिटी मोटी है, कोई पतली ज़्यादा है। ये तमाम चीज़ें ये लोग चेक करते रहे, अलग अलग लड़कियों से लोग बातचीत करते रहे, अलग अलग लड़कियों को लोग देखते रहे, लेकिन कोई भी ऐसी इन्हें मिली ही नहीं जो राधिका की डील डोल में फिट बैठती हो, यानी जिसके मरने के बाद अगर चेहरा बिगाड़ दिया जाए, लाश को जला दिया जाए, तो ये कहा जा सके कि ये जो डेड बॉडी है राधिका ही है। अब अजीब दिक्कत, अब जब लड़कियों में तलाश हुई और नहीं मिली तो फिर ये हुआ कि थोड़ा उम्रदराज महिलाओं में भी देख लेते हैं। लाश जलने के बाद क्या पता कि जवान थी या बूढ़ी थी, तो फिर अलग अलग महिलाओं की तलाश हुई, वहाँ भी नहीं मिली, तो फिर ये हुआ कि थोड़ा बूढ़ों में भी देख लेते हैं, और ऐसा देखना है कि उसका कत्ल हो और वो गायब हो तो पता भी ना चले। तो ये तमाम जो पैरामीटर थे अंत में आके जेठी गाला पे ही ख़त्म होते हैं, क्योंकि पतली सी सेम हाइट की वो बूढ़ी महिला बेचारी, बच्चे दोनों मुंबई में रहते थे, तो किसी को ये लगा कि फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, तो फिर इन्होंने जेठी गाला को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब उसकी ये लोग रेकी करते हैं। रेकी करने के बाद जब सारा प्लान, सारी चीज़ें फिट, इन्हें लगा कि अब कोई रिस्क नहीं है, तो फिर जो लड़का था राजू, वो सूटकेस लेके जेठी गाला के घर में जाता है, गला दबा के कत्ल करता है, और कत्ल करके लाश को सूटकेस में डाल के लेके चल पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे वो लाश लेके चल रहा था, उसके जहन में इस कदर डर था कि क्या करें क्या ना करें। ये प्लान शायद बना ही नहीं था कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाना है, कहाँ जलाना है, कहाँ क्या करना है। इसी वजह से फिर उन्होंने सोचा कि कॉम्प्लेक्स में लाश को छुपा देंगे, उसके बाद फिर 1-2 दिन में जब चैन मिलेगा, जब मौका मिलेगा, सारी चीज़ें अपनी परिस्थिति के हिसाब से होंगी, तो हम लाश को जला देंगे, और ऐसी जगह जलाएंगे और वहाँ पे राधिका के कपड़े, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह छोड़ देंगे, सबको लगेगा कि ये जो लाश है वो राधिका की है। हालांकि अगर ये लोग ऐसा कर भी जाते तब भी मामला फंस जाता, चूँकि जब पोस्टमार्टम होता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो जाती कि ये जो डेड बॉडी है, जो लाश है, ये किसी 21-22 साल की लड़की की नहीं बल्कि 87 साल की एक महिला की है। लेकिन अगर इतनी जानकारी हो, इतना ज्ञान होता तो ऐसे काम क्यों करते हैं। फिलहाल जब पुलिस वाले ये पूरी कहानी सुनते हैं, सुनने के बाद बड़ा हैरान होते हैं, और जो मेरा सवाल था शुरू में कि आदमी सोचता है कि इश्क और जंग में सब जायज़ है, लेकिन इन्होंने अपने इश्क में एक 87 साल की बेचारी महिला का कत्ल कर दिया, जिसकी ना कोई गलती थी, ना इस मैटर में कुछ जानती थी, ना ही वो इन दोनों को जानती थी। इसके बावजूद बेचारी को मार दिया। फिलहाल अब जो भी प्रेम प्रसंग है, दोनों जेल में जाएं। दोनों माइनर तो है नहीं, तो 302 के तहत कम से कम उम्र कैद की सज़ा होगी। अब उम्र कैद की सज़ा, बाकी हाई कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये गारंटी है कि उम्र कैद की सज़ा से नीचे कोई सज़ा नहीं होगी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और जो मैंने इंस्टाग्राम के बारे में बताया उस लोग को आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ, और ऐसी कहानियों को देखने के लिए आप यहाँ भी मुझे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।